Dear students, today we start our new chapter in history, Women, Caste and Reform. So in this chapter we are going to read about the conditions of the women in Indian society or in the world and impact of the caste on them as well as the reform. What are the some reforms or the actions taken to uplift the women's condition? तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वुमेन्स के कंडीशन के बारे में जो हमारे भारतीय सोसाइटी में या फिर विश्व की सोसाइटी में व्याप्त थी उनके लिए, और साथ ही हम ये भी ध्यान देंगे कि कास्ट सिस्टम का उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा, और जब हमारा देश या विश्व प्रगति पर था तब उन्होंने वुमेन्स की कंडीशंस को अपलिफ्ट करने के लिए, सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए. ओके, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट. What this chapter is about? This chapter is about the status of the women in the in the 19th century. The women discrimination was on the peak. They were treated like a slave or a maid even in their own houses. तो उस समय जो हमारे 19th सेंचुरी के बीच की अगर हम बात करते तो हमारे भारतीय परिवेश में जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो बहुत ही बदतर थी. दे ट्रीटेड लाइक अ स्लेव, तो उनको गुलामों की तरह उनके साथ व्यवहार किया जाता था. उनका कोई आत्मसम्मान नहीं था, स्वाभिमान नहीं था. ठीक है, उनके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव या व्यवहार हमारे भारतीय समाज में उनके लिए विद्यमान था. ऑल्सो द अदर डिस्क्रिमिनेशंस इश्यूज ऑफ द सोसाइटी विच स्टॉप द डेवलपमेंट इन द सोसाइटी एंड पर्सनल डेवलपमेंट. तो इन्हीं सब का प्रभाव जो था अलग अलग प्रकार से उनके आत्मसम्मान को या उनके प्रोग्रेस को रोका जाता था. उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, उन्हें घरेलू काम में लगा दिया जाता था. वे बिना अपने हस्बैंड के परमिशन के कोई डिसीज़न नहीं ले सकती थी. इस प्रकार से उन्हें कई मुसीबतों का या प्रॉब्लम का या इस अंधविश्वासों का जो हमारे उस समय भारतीय समाज में व्याप्त था वुमेन्स के प्रति, उनको इन सब का सामना करना पड़ता था या फेस करना पड़ता था. Apart from the women's discrimination, there were many other wrong traditions were followed. Some of them are mentioned here. तो खाली उनके साथ ऐसा नहीं कि स्लेव की तरह व्यवहार किया जाता था या उनको नीचा दिखाया जाता था या उन्हें किसी प्रकार की फ्रीडम नहीं दी जाती थी. उसके अलावा भी जो हमारे भारतीय समाज में उस समय वुमेन्स को लेकर कई सारे ट्रेडिशनल डिस्क्रिमिनेशंस थे. ठीक है, जिनमें था सती सिस्टम, मेल डोमिनेट एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द वर्क दे डू इन सोसाइटी. तो सती सिस्टम था जिसको हम आगे में पढ़ेंगे. मेल डोमिनेंट एंड द कास्ट, तो ये मान के चले कि मैरिड वुमेन को हमेशा अपने हस्बैंड से दब के रहना पड़ता था. डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ कास्ट बेस को लेकर या उनके जॉब को लेकर जो उस समय की लेडीज़ अगर करती थी, एक तो बहुत कम रेयर चांस है कि उन्हें जॉब करने दिया जाए, और अगर करते भी थे तो उनके जॉब के अनुसार उनके साथ डिस्क्रिमिनेशंस किया जाता था. चाइल्ड मैरिज, एज ऑल वी नो डैट अर्ली मैरिज ऑफ द चाइल्ड, मतलब कि जिनका बाल विवाह. सो दिस आर द सम. बंधुआ मजदूरी जिसके बारे में हम सब आगे पढ़ेंगे, पर फिर भी समझा दें तो बंधुआ मजदूरी कि अगर किसी ने किसी साहूकार से लोन लिया या पैसा लिया और वो देने में असमर्थ है तो वो उसके घर में या खेतों में या किसी बड़े ज़मींदार के यहाँ जब तक कि उस पैसे या ली गई राशि का उस अमाउंट पे नहीं करता था तब तक कि उनको उनके यहाँ बिना पेमेंट के वर्क करना रहता था. तो ये बंधुआ मजदूरी कहलाती है. तो इस प्रकार के कुछ ट्रेडिशनल्स हमारे भारतीय समाज में विद्यमान थे या प्रेजेंट थे इस 19th सेंचुरी के मध्य में. नाउ द सती सिस्टम. इन द अर्ली डे द सती द वेरियस वुमेन was the custom where the widow has no
ultimate herself on her husband's prey or the committed the suicide in other fashion. सती सिस्टम, तो ये जो सती सिस्टम था, ये एक प्रकार से उस समय का सबसे क्रूर सजा भी कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी में जो वुमेन्स के लिए अवेलेबल थी या जो उ- उनको उनके साथ की जाती थी। तो ये सती सिस्टम होता क्या है, अगर किसी वुमेन का हस्बैंड एक्सपायर कर जाए, उसकी मौत हो जाए, तो उसमें जब उसके हस्बैंड को जलाया जाता है चिता में, तो जो वुमेन है जिसका हस्बैंड मरा है, उसे भी इस चिता में उसे जिंदा जलाया जाता था। तो इस प्रकार का ये जो सती सिस्टम था वुमेन्स के लिए एक प्रकार से बहुत भयानक यातना थी। The practice was initially legalized by the Tunis British official spying the condition when the sati was allowed them. The practice was outlived in stage, followed up the laws in the same direction by the authorities. The general ban or for the whole of India issued. अब देखिए, तो ऐसा नहीं कि सती सिस्टम को रोक, हमारे जो बंगाल के विद्यासागर जी थे या उस समय जो हमारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे भारत में, इन्होंने अपनी अथक प्रयास के बाद इस सिस्टम पे, सती सिस्टम में बहुत कुछ रोक लगाने की कोशिश की और उन्हें कामयाबी भी मिली, परंतु इसका बहुत विरोध किया गया। ठीक है, तो उस प्रकार की उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी होनी चाहिए थी, परंतु फिर भी जो हमारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे उस समय के और विद्यासागर जी जो बंगाल के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, इन्होंने बहुत हद तक के इसके परसेंटेज, सती सिस्टम के परसेंटेज को या इसको बहुत कम स्तर पर करने की कोशिश की, जिससे लोगों को जागरूक किया गया कि सती सिस्टम के क्या नुकसान हैं। ओके, in Nepal, the sati system was banned in 1920. In Indian Sati Provision Act in 1985 further the criminalized. तो इस प्रकार से जो नेपाल में था ये सती सिस्टम 1920 को बैन किया गया और भारत में इसे 1985 के मध्य में लाया गया और इसे क्रिमिनल घोषित किया गया। अर्थात अगर कोई इस प्रकार के सती सिस्टम को बढ़ावा देता है या इसे करने की कोशिश करता है तो उसके विरुद्ध हत्या का केस ब्रिटिशर्स के द्वारा चलाया जाता था। ओवर द टाइम एजुकेशन, वेरियस अवेयरनेस एक्टिविस्ट एंड द वेरियस रिफॉर्म्स मूवमेंट प्लेड अ ग्रेट रोल इन चेंजिंग द सोशल स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडियन सोसाइटी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो 19वीं सेंचुरी थी वो किस प्रकार जो हमारे उस समय की वुमेन्स इंडियन सोसाइटी में उनके लिए किस एक प्रकार से किस प्रकार यातनाएं थी। तो सबसे पहले इसमें अवेयरनेस, तो इसमें जो सबसे पहले रिफॉर्म किया गया सती सिस्टम से शुरू किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया। ठीक है, इसके लिए बहुत से कैंपेन चलाए गए कि हम किस प्रकार से जो अपलिफ्टमेंट है वुमेन्स का कर सकते हैं। ओके, इसमें सोशल रिफॉर्मर ने जैसे हमारे विद्यासागर थे, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब हम बात करते हैं मेल डोमिनेशन एंड द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। मेन आर allowed to anything of this choice as but the women were not। तो इसी से हम पता चलता है मेल डोमिनेशंस। तो हम ये क्या देखते हैं, मेल मतलब कि 19वीं सेंचुरी में जो वुमेन्स की कंडीशन थी वो मेल द्वारा डोमिनेट की जाती, उनको दबा के रखा जाता था। ठीक है, मेन जो था उस सभी की जो सोसाइटी में ही इज़ फ्री टू डू एनीथिंग, वो सब कुछ करने के लिए आज़ाद था। बट द कंडीशन ऑफ द वुमेन्स एट दैट टाइम वॉज वेरी वर्स्ट। तो उस समय की जो कंडीशन थी वुमेन्स की बहुत ही ख़राब थी। उन्हें अपने हस्बैंड के परमिशन के बिना कोई भी डिसीज़न लेने का अधिकार नहीं था। एजुकेशन भी बड़ी मुश्किल से उनको दी जाती थी। जॉब के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता था। ओके, अगर हम कास्ट के बेस पे बात करते डिस्क्रिमिनेशन की, तो जो ये इसमें था बर्थ में
कि आप किस क्लास में, किस प्रकार की फैमिली में आपका बर्थ हुआ है, आपने ब्राह्मण कुल में पैदा हुए कि क्षत्रिय या वैश्य या शूद्र, इस हिसाब से उनको कास्ट के अनुसार उनको भी टॉर्चर किया जाता था या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। और जॉब, कि आपकी जॉब किस प्रकार की है या आपकी जो जॉब का स्टेटस क्या है। अगर आप किसी अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा रहे हैं तो आपको बड़ा मान सम्मान या रुतबा होगा सोसाइटी में, परंतु आपको एकदम लो कैटेगरी का काम करे जैसे किसी के घर में सर्वेंट का, तो एक प्रकार से उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था जॉब बेस पे। या इस प्रकार से हमने देखा कि कास्ट और जॉब बेस पे डिस्क्रिमिनेशन। अब हम बात करते थे चाइल्ड मैरिज। तो चाइल्ड मैरिज में एन अर्ली एज मैरिज वेयर द बॉय एंड गर्ल आर इनोसेंट एंड डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैरिज। तो ये चाइल्ड मैरिज नाम ही पता चलता, अगर किसी लड़का या लड़की की शादी बचपन में कर दी जाती जिनको इस शादी का मतलब के बारे में कुछ नहीं जानती, तो उसे हम बाल विवाह कहते हैं। ओके, एज पर द इंडियन जुडिशरी सिस्टम द एज ऑफ द गर्ल अंडर द 18 ईयर्स और द बॉय 21। तो इन्हीं बाल विवाह से हम मुक्त होने के लिए सोसाइटी में एक रिफॉर्म लॉ लाया गया है जिसमें गर्ल्स की एज 18 कर दी गई और बॉयज़ की 21। अर्थ मतलब कि अगर गर्ल्स की 18 एज के पहले अगर शादी कर दी जाती है तो उसके माता पिता को जेल हो सकती है क्योंकि वो नाबालिग है। 18 के बाद वो उसकी शादी कराई जा सकती है, तो वो चाइल्ड मैरिज में नहीं आती। उसी प्रकार बॉयज़ के लिए 21 एज रखी गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। In a child marriage, both the boy and girl are not developed mentally and physically, thus the resulting has no mental stress and medical cooperation। तो इस चाइल्ड मैरिज में जो लड़का और लड़की जिसकी शादी की जाती है वो खेलने और पढ़ने की उम्र में उनकी, तो इस प्रकार से वो मेंटली इन सब के लिए प्रिपेयर नहीं हुए रहते, जिससे उनके प्रोग्रेस या मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। ओके, नाउ लेट्स वी सी the another one is Bandhua Mazdoor. In the early times, the upper caste people who actually ruled the village people distributed the loan in the various kind to the needy poor. In return, some of all family member booked for the labor work at their farms or homes। तो जैसे इसके बारे में मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि जो 19th सेंचुरी हमारे देश में ज़मींदारी सिस्टम थी जिसमें बड़े बड़े साहूकार या ज़मींदार तो गांव के गरीब परिवारों को लोन या पैसे उधार देते थे, और जब वो इस प्रकार का लोन या उधार पे करने में असमर्थ होते थे किसी कारणवश, तो ये बड़े जो साहूकार या आपके ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, उनके पूरे परिवार के सदस्य को अपने यहाँ घरों में या खेतों में फ्री ऑफ कास्ट पूरी उम्र भर के लिए काम करवाते थे और इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वे पहले से उनसे इन बड़े ज़मींदारों से या साहूकारों से पैसा ले चुके होते रहते। इस प्रकार वे अपनी आज़ादी, अपनी प्रोग्रेस जो है एक साहूकार या ज़मींदार के हाथों बेच देते थे। ओके, सो इन अदर क्लास वी कंप्लीट द नेक्स्ट टॉपिक।